नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान बोर्ड में यानी कि आरबीएससी में चलने वाली कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति और उसका 10वां चैप्टर जिसका नाम है राजस्थान के पर्यटन स्थल, जिसमें हम कुछ पर्यटन स्थलों के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में बात कर चुके हैं और 2 वीडियो हमने इससे पहले डाल चुके हैं। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इस वजह से इसको पार्ट वाइज में डाल रही हूँ। ये जो तीसरी वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर आदि स्थलों के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इससे पहले की जो 2 वीडियो है उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप उन वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। क्योंकि ये जो टॉपिक है राजस्थान के पर्यटन स्थल, ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिन एग्ज़ाम में इसमें से प्रश्न नहीं पूछे जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम डूंगरपुर से। तो सबसे पहले डूंगरपुर में वेणेश्वर मंदिर जो है वो पर्यटन स्थल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये जो वेणेश्वर धाम है या वेणेश्वर का जो मंदिर है ये सोममाही नदियों में डुबकी लगाने के बाद, सोममाही नदियों के तट पर स्थित है ये। तो सोममाही नदियों में डुबकी लगाने के बाद वेणेश्वर मंदिर में भगवान शिव की आराधना करने के लिए भक्तगण समर्पित भाव से यहाँ आते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात आती है कि वेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है, तो डूंगरपुर में है। और दूसरी चीज़ आती है कि वेणेश्वर मंदिर किस देवता के लिए है, तो ये शिव की आराधना के लिए, यानी कि एक शिव मंदिर है। इस अंचल के सर्वाधिक पूजनीय शिवलिंग वेणेश्वर मंदिर में स्थित हैं। सोम और माही नदियों के तट पर स्थित 5 फीट ऊंचा ये स्वयंभू शिवलिंग शीर्ष से 5 हिस्सों में बटा हुआ है। वेणेश्वर मंदिर के पास स्थित विष्णु मंदिर एक अत्यंत प्रतिष्ठित संत और भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले मावजी की बेटी जनक कुंवारी द्वारा 1793 ईस्वी में निर्मित करवाया गया था। कहा जाता है कि मंदिर उस स्थान पर निर्मित है जहां मावजी ने भगवान से प्रार्थना करते हुए अपना समय व्यतीत किया था। देखिए, जो ये मंदिर है स्वयंभू शिवलिंग जो है ये ऊपर से 5 हिस्सों में बटा हुआ है। और वेणेश्वर मंदिर के पास एक विष्णु मंदिर भी है जिसका निर्माण मावजी की बेटी जनक कुंवारी ने 1793 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और जहाँ पर मावजी ने भगवान से प्रार्थना की थी उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। मावजी के 2 शिष्य थे, अजय और वाजे। वे लक्ष्मी नारायण मंदिर में उन दोनों शिष्यों ने लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। विष्णु मंदिर का निर्माण तो मावजी की बेटी ने करवाया और लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण अजय और वाजे ने करवाया। इन मंदिरों के अलावा ब्रह्मा मंदिर भी है। माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोममाही नदियों के संगम पर डूंगरपुर में वेणेश्वर धाम पर विशाल मेला लगता है और यहाँ पर आदिवासी जो लोग हैं वो पवित्र स्नान करके मंदिर में पूजा करते हैं। नेक्स्ट है गलियाकोट। तो गलियाकोट के उर्स को आप जानते ही हैं, जो कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय का पवित्र स्थान है गलियाकोट। गलियाकोट में सैयद फखरुद्दीन की मज़ार स्थित है। तो यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि गलियाकोट में किन संत की मज़ार है या किन दाऊदी बोहरा संप्रदाय के किन शख्स की मज़ार है, तो वो है सैयद फखरुद्दीन की मज़ार। या यूँ पूछा जा सकता है कि सैयद फखरुद्दीन की मज़ार कहाँ स्थित है, तो वो गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है। तो और ये किन संप्रदाय से संबंधित थे, तो ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय से संबंधित थे। डूंगरपुर से 58 किलोमीटर दूरी पर माही नदी के किनारे पर गलियाकोट नामक एक गांव है जहां पर सैयद फखरुद्दीन की मज़ार है। और ये एक प्रसिद्ध संत थे जिन्होंने इनकी मृत्यु के बाद इनको इसी गांव में दफना दिया गया था। और जो ये मज़ार बनी हुई है ये संगमरमर से बनी हुई है और इनके द्वारा फखरुद्दीन के द्वारा दी गई शिक्षाएं जो हैं वो सोने के पानी से दीवार पर उत्कीर्ण की गई है। गुंबद के अंदरूनी हिस्से को खूबसूरत स्वर्ण पात्रों से सजाया गया है, जबकि कुरान की शिक्षाओं को कब्र पर सुनहरे पन्नों से उत्कीर्ण किया गया है। दीवार पर तो इनकी द्वारा दी गई शिक्षाओं को सजाया गया है। और जो
गुंबद के अंदरूनी हिस्से हैं उनको स्वर्ण पत्रों से सजाया गया है और कुरान की शिक्षाओं को कब्र पर सुनहरे पन्नों पर लिखा गया है। उसके बाद आती है डूंगरपुर में गैब सागर झील। गैब सागर झील, तो इस झील के प्राकृतिक वातावरण रमणीय गैब सागर जो झील है डूंगरपुर में, उसके तट पर श्रीनाथ जी के मंदिर का समूह है और इस मंदिर परिसर में ही अति सुंदर नकाशीदार मंदिर और विजय राजेश्वरी मंदिर भी शामिल हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ जो है वहाँ पर सबसे पहले कालीबंगा की बात करेंगे, जो कि प्राचीन सभ्यता रही है। तो 4500 वर्ष पूर्व यहाँ सरस्वती नदी के किनारे हड़प्पा कालीन सभ्यता फली फूली रही थी। पुरातत्व प्रेमियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की प्राप्ति स्थल के कारण प्रसिद्ध है और ये अवशेष 2500 वर्ष ईसा पूर्व के हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा युग से संबंधित है। कालीबंगा में खुदाई से हड़प्पा कालीन शील, मानव कंकाल, अज्ञात स्क्रिप्ट, तांबे की चूड़ियाँ, मोती, सिक्के, टेराकोटा और सीप के खिलौने मिले हैं। कालीबंगा की खुदाई में क्या क्या मिला है? एक तो उस समय की सील मिली है, मानव के कंकाल मिले हैं, अज्ञात स्क्रिप्ट्स मिली है, तांबे की चूड़ियाँ, मोती, सिक्के, टेराकोटा और सीप के खिलौने। 1983 ईस्वी में स्थापित एक पुरातात्विक संग्रहालय भी है, जिसे 1961 से 1969 के दौरान हड़प्पा स्थल पर खुदाई में निकले अवशेषों के लिए निर्मित किया गया था। यहाँ संग्रहालय में 3 दीर्घाएं हैं, जिसमें एक दीर्घा पूर्व हड़प्पा काल की और 2 जो है वो हड़प्पा काल की कलाकृतियों के लिए समर्पित है। उसके बाद बात करते हैं भटनेर के दुर्ग की। भटनेर का किला, हनुमानगढ़ में भटनेर का किला स्थित है। भटनेर का दुर्ग कहाँ स्थित है? तो हनुमानगढ़ में है। भटनेर भट्टी नगर का अपभ्रंश है। भट्टी नगर का अपभ्रंश है भटनेर, और ये उत्तरी सीमा प्रहरी के रूप में विख्यात है। भारत का सबसे पुराने किलों में से एक माना जाने वाला भटनेर का किला हनुमानगढ़ किला घग्गर नदी के तट पर स्थित है। हनुमानगढ़ किला भी कह सकते हैं इसको और भटनेर का किला भी कह सकते हैं, और ये भारत के सबसे पुराने किलों में से माना जाता है। किले का महत्व इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि आईने अकबरी में इसका उल्लेख किया गया है। आईने अकबरी में भी इसका उल्लेख किया गया है। किले का निर्माण लगभग 1700 साल पहले जैसलमेर के राजा भाटी के पुत्र भूपत ने किया था। जैसलमेर के राजा भाटी और इनके पुत्र थे भूपत, उन्होंने इस किले का निर्माण किया था। तैमूर और पृथ्वीराज चौहान सहित कई साहसी शासकों ने किले पर कब्जे करने की कोशिश की, तब सदियों से कोई भी इस किले को नहीं जीत पा रहा था। अंत में 1805 में बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने भाटी राजाओं को पराजित किया और किले पर कब्जा कर लिया। यानी कि ये जो किला है ये जैसलमेर के भाटी राजा थे, उनके पुत्र भूपत ने इसका निर्माण करवाया और किसी ने भी इस किले को कोई भी इसको जीत नहीं पाया। 1805 में बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने भाटी राजाओं को हरा करके इस किले पर कब्जा किया था। उसके बाद बात करते हैं हम जयपुर की। जयपुर जो है गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जयपुर हवा महल की। जयपुर में तो बाहर की तरफ से भगवान कृष्ण के मुकुट जैसा दिखने वाला यह महल बहुत ही अनूठा है। 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा इसको बनवाया गया था और ये 5 मंजिला महल है। किसके द्वारा हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में। कितने महल, इस महल में कितने मंजिल है? तो 5 मंजिला महल है। इसका डिज़ाइन एवं वास्तुकार जो थे वो लालचंद उस्ता द्वारा तैयार किया गया था। इसका डिज़ाइन यानी कि वास्तुकार कौन थे? तो लालचंद थे, उस्ता लालचंद। गुलाबी शहर का प्रतीक हवा महल बलुआ पत्थर से बना राजस्थानी वास्तुकला और मुगल शैली का मिश्रण है। इसकी दीवारें सिर्फ 1.5 फुट चौड़ी हैं तथा 953 बेहद सुंदर आकर्षक छोटे छोटे कई आकार के झरोखे हैं, जिन्हें बनाने का मूल उद्देश्य था कि शहर में होने वाले मेले, त्योहार और जुलूसों को महारानियां इस महल के अंदर बैठकर देख सकें। हवा महल गर्मी के मौसम में ही इन झरोखों के कारण वातानुकूलित रहता था। तो देखिए यहाँ पे गुलाबी नगर जयपुर की बात हो रही है और जयपुर में हम बात कर रहे हैं हवा महल की। तो सबसे पहले तो इसका निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में, और ये 5 मंजिला महल है। इसके वास्तुकार थे लालचंद उस्ता, और इसका जो निर्माण है वो बलुआ लाल पत्थर से करवाया गया था।
और इसकी जो शैली है वो राजस्थानी और मुगल शैली का मिश्रण है। इसमें काफ़ी सारे झरोखे वगैरह बनाए हुए हैं और उन झरोखों की संख्या बताई है 953। 953 कई छोटे बड़े झरोखे हैं, जिसका उद्देश्य था कि जितने भी शहर में जो भी कुछ मेले त्योहार उत्सव वगैरह हों तो राजशाही परिवार की जो रानियां हैं वो इस महल के अंदर बैठी बैठी ये सभी चीज़ें देख लें। और साथ ही साथ इतनी सारी खिड़कियां होने की वजह से ये जो महल है इसके नाम के अनुकूल, हवा महल नाम के अनुकूल इसके ये जो है वातानुकूलित रहता था। उसके बाद हम बात करेंगे जयपुर में ही आमेर महल की। तो जयपुर से 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित कछवाओं की पुरानी राजधानी आमेर जयपुर से कितने किलोमीटर दूर है? 11 किलोमीटर दूर है। आमेर अपने किले और स्थापत्य के लिए पर्यटकों का मुख्य आकर्षण है। जो आमेर महल है इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। और पूर्व में कछवा राजपूतों की राजधानी आमेर महल ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और इसकी शैली जो है वो हिंदू और मुगल शैली का मिश्रण है। 1592 ईस्वी में महाराजा मानसिंह प्रथम ने दुश्मनों से मुकाबला और बचाव करने के लिए इस महल का निर्माण करवाया था। आमेर महल का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा मानसिंह ने करवाया था 1592 ईस्वी में। आमेर महल का जो अंदर का भाग है वो लाल पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और साथ में संगमरमर से बनाया गया है। इसमें नक्काशी का कार्य बहुमूल्य पत्थरों की जड़ाई, मीनाकारी का काम, पच्चीकारी काम, जगह जगह पर लगे बड़े बड़े दर्पण इसकी भव्यता पर चार चांद लगाते हैं। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो सिर्फ यही है कि भाई सबसे पहले तो कि इसका आमेर महल का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था मानसिंह प्रथम ने, जो कि 1592 में करवाया था। और कछवा राजपूतों की राजधानी रहा है। साथ ही साथ ये दो तरीके की शैली का मिश्रण है, हिंदू और मुगल शैली का मिश्रण है। इसको लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनाया गया है और काफ़ी इसके अंदर नक्काशी, मीनाकारी, पत्थर की जड़ाई, पिचाकारी, सभी सारे काम और बड़े बड़े दर्पण लगा करके इसकी भव्यता को और भी ज़्यादा बढ़ाया गया है। इसके बाद बात करते हैं हम जंतर मंतर। तो जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाई गई 5 खगोलीय वेधशालाओं में सबसे विशाल है ये जयपुर की वेधशाला। तो जयपुर के जो संस्थापक थे सवाई जयसिंह द्वितीय, उन्हीं ने ही जंतर मंतर का निर्माण करवाया और ये एक वेधशाला है। भारत में 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया, जिसमें से जयपुर की वेधशाला भी उन्हीं में से एक है, जिसका नाम जंतर मंतर रखा गया और इसे भी यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया है। इसमें बनाए गए जटिल यंत्र समय को मापने, सूर्य की गति और कक्षाओं का निरीक्षण तथा आकाशीय पिंडों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त होती है। 5 जो वेधशालाएं हैं जिनमें से एक जयपुर में है और 4 वेधशालाएं कहाँ हैं उनको आप बता सकते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा बाकी की 4 वेधशालाएं कहाँ बनवाई गई। नेक्स्ट है जयगढ़ फोर्ट। 1726 ईस्वी में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा यह किला आमेर की सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। इसमें बने शस्त्रागार, अनूठा शस्त्र संग्रहालय, तोप बनाने का कारखाना और विश्व की सबसे बड़ी तोप जो है जय बाण के कारण राजस्थान में आने वाले प्रत्येक पर्यटक राजस्थान के जयपुर में आकर इस तोप को जरूर देखना चाहते हैं। इस तोप को एक बार चलाया गया था जिससे शहर से 35 किलोमीटर दूर एक गड्ढा बन गया था। इसकी लंबाई 31 फीट 3 इंच और इसका वजन 50 टन है, जिसमें 8 मीटर लंबे बैरल में 100 किलो गन पाउडर भरा जाता है। देखिए यहाँ पर ये भी पूछी जा सकती है कि विश्व की सबसे बड़ी तोप का नाम क्या है? तो जयबाण तोप है, जो कहाँ पर रखी हुई है? जयगढ़ फोर्ट में रखी हुई है, जयगढ़ के किले में रखी हुई है। और इस किले का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 1726 ईस्वी में। यहाँ पर ही शस्त्रागार भी है इस किले के अंदर ही और तोप बनाने का कारखाना भी है और सबसे बड़ी तोप भी जयबाण तोप यहाँ पर रखी हुई है जयगढ़ फोर्ट में। इसके साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो तोप है इसकी लंबाई जो है वो 31 फीट 3 इंच है और इसका वजन 50 टन है और 8 मीटर लंबे बैरल में 100 किलो गन पाउडर इसके अंदर भरा जाता है। इसके बाद ही जयपुर में आता है नाहरगढ़ किला। तो अंधेरी रात में तारों की छाव में नाहरगढ़ किले से जयपुर का विहंगम, अभूतपूर्व, अद्भुत और मदमस्त नज़ारा सारी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। शहर की रोशनी को देखकर लगता है कि तारे जमीन पर उतर आए हैं। नाहरगढ़ के किले की बात हो रही है, जो कि रात के समय में इस किले से शहर के जो दृश्य हैं वो काफ़ी अद्भुत दिखाई देते हैं।
सन 1734 ईस्वी में महाराजा जयसिंह के शासनकाल में इस किले का निर्माण करवाया गया था, और जो कि शहर का पहरेदार मालूम होता है। इस किले में बनाए गए माधवेंद्र भवन को ग्रीष्म काल में महाराजा के निवास के रूप में काम में लिया जाता था। रानियों के लिए आरामदेह बैठक और राजा के कक्षों का समूह आलीशान कमरों, आलीशान दरवाजों, खिड़कियों और भित्ति चित्रों से सजाया गया। नाहरगढ़ अतीत की यादों को समेटे शान से खड़ा है। हाल ही में महल में एक स्कल्पचर आर्ट गैलरी भी बनाई गई है। तो नाहरगढ़ किले को एक तरीके से शहर का पहरेदार हो इस तरीके से बनाया गया है, क्योंकि जब रात में इस नाहरगढ़ के किले से देखें तो पूरे शहर का जो विहंगम दृश्य है वो बहुत ही अद्भुत दिखाई देता है। और इसका निर्माण महाराजा जयसिंह के काल में करवाया गया था 1734 ईस्वी में। और इसमें काफ़ी आलीशान दरवाजे, खिड़कियां और भित्ति चित्रों से इसको सजाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अल्बर्ट हॉल सेंट्रल म्यूजियम, जयपुर में ही अल्बर्ट हॉल सेंट्रल म्यूजियम की। सन 1876 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स ने इसकी आधारशिला रखी थी। अल्बर्ट हॉल की आधारशिला किसने रखी थी? प्रिंस ऑफ वेल्स ने 1876 में इसकी आधारशिला रखी थी। इसका नाम लंदन के अल्बर्ट संग्रहालय के नाम पर रखा गया था। सर स्वीटन्स जैकब द्वारा इसका डिज़ाइन बनाया गया था। स्विंटन जैकब के द्वारा इसका डिज़ाइन बनाया गया था। इंडो आर्सेनिक स्थापत्य शैली के आधार पर इसका निर्माण बनाया गया है। कौन सी शैली के आधार पर? इंडो आर्सेनिक स्थापत्य शैली के आधार पर इसका निर्माण करवाया गया था। रामनिवास बाग के बीच में अल्बर्ट हॉल की अद्भुत एवं मनोरम इमारत हर मौसम में पर्यटकों को आकर्षित करती है, जिसमें जयपुर कला विद्यालय, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, उदयपुर शैली के लघु चित्रों का बड़ा संग्रहालय है। देखिए, ये जो अल्बर्ट हॉल है ये रामनिवास बाग के बीच में स्थित है, इमारत है, और इसमें जयपुर कला महाविद्यालय, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, उदयपुर शैली के लघु चित्रों का संग्रह है यहाँ पे। उसके बाद बात आती है गलताजी। गलताजी जयपुर का एक प्राचीन तीर्थ स्थान है। यह गालव ऋषि की तपोभूमि रहा है। गलताजी स्थित कुंड में स्नान का धार्मिक महत्व है। तीर्थ यात्री यहाँ पवित्र स्नान हेतु आते हैं, और इस स्थान पर मंदिर और मंडप एवं पवित्र कुंड भी हैं। गलताजी आने के लिए आगंतुक पहले राम गोपाल जी मंदिर परिसर में आते हैं, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा बंदर मंदिर कहा जाता है। इसे ये नाम यहाँ पाए जाने वाले बंदरों के एक बड़े समूह की वजह से मिला। हरियाली की खूबसूरत नज़ारा और उसमें उछलते कूदते मंदिर क्षेत्र की खुशनुमा माहौल में इजाफा करते हैं। पहाड़ी की चोटी पर सूर्य देव को समर्पित एक छोटा सा मंदिर है, जिसे सूर्य मंदिर कहा जाता है, और दीवान कृष्णपाल द्वारा निर्मित ये मंदिर शहर के लिए काफ़ी पूजनीय है। तो बात कर रहे थे हम गलताजी के मंदिर की, जो कि एक प्राचीन तीर्थ स्थान है और गालव ऋषि की तपोभूमि रहा है। गलताजी में स्नान करने का महत्व भी है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं। आने वाले जितने भी मंदिर हैं, गलताजी के मंदिर में आने वाले जितने भी आगंतुक हैं, तीर्थयात्री हैं, वो पहले तो राम गोपाल जी के मंदिर में आते हैं, फिर उसके बाद वो इस मंदिर के अंदर जाते हैं। और जो राम गोपाल जी का मंदिर है उसको बंदर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इनके पास ही एक सूर्य मंदिर है और दूसरा दीवान कृपाराम द्वारा निर्मित ये मंदिर शहर लोगों के लिए पूजनीय है। उसके बाद है ईसरलाट या सरगासूली। शहर के बीचों बीच 60 फीट ऊंची भव्य मीनार ईसरलाट को स्वर्ग भेदी मीनार या सरगासूली भी कहते हैं। 60 मीटर ऊंची ये मीनार है ईसरलाट, जिसको स्वर्ग भेदी या सरगासूली के नाम से जाना जाता है। राजा ईश्वरी सिंह ने
1749 ईस्वी में इस मीनार का एक शानदार जीत की स्मृति में बनवाया था। राजा ईश्वरी सिंह ने अपनी जीत की खुशी में इस मीनार को बनवाया था। त्रिपोलिया गेट के पास स्थित इस मीनार के अंदर ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है, जिसके ऊपर चढ़कर जयपुर का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। तो किसने बनवाई थी ये? राजा ईश्वरी सिंह ने 1749 ईस्वी में। नेक्स्ट है गोविंद देव जी का मंदिर। श्री गोविंद देव जी की आकर्षक प्रतिमा सवाई जय सिंह वृंदावन से जयपुर लेके आए थे। गोविंद देव जी के मंदिर में जो प्रतिमा लगाई गई है वो जयपुर वृंदावन से लाई गई है, जो यहाँ पूरे सम्मान से शहर के प्रकोटे में स्थित गोविंद देव जी के मंदिर में स्थापित की गई है। शाही परिवार और स्थानीय लोगों द्वारा गोविंद देव जी की 7 झांकियों के मध्य इसके दर्शन की समुचित व्यवस्था की गई है। जयपुर के बाद हम बात करेंगे जैसलमेर। जैसलमेर को किलों और हवेलियों का शहर कहा गया है। सबसे पहले हम जैसलमेर के किले की बात करेंगे। यह किला जो है, जैसलमेर का किला एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। थार मरुस्थल में त्रिकुटा पर्वत पर खड़ा यह किला बहुत ही ऐतिहासिक लड़ाइयाँ देख चुका है। सूरज की रोशनी में इस किले पर जब पड़ती है तो ये पीले बलुआ पत्थर से बना होने के कारण सोने जैसा चमकता है, इसलिए इसे सोनार का किला या गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए 3 किले हैं, जयपुर, जोधपुर और जालोर। इन तीनों का एक जैसा नाम है, यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। जैसलमेर को सोनार का किला या सोनारगढ़ फोर्ट कहते हैं। जोधपुर इसको स्वर्ण नगरी, जैसलमेर को स्वर्ण नगरी, जोधपुर को सूर्य नगरी और जालोर को सुवर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ये 3 नाम हैं जो एक जैसे से लगते हैं, लेकिन कन्फ्यूज यहाँ पे नहीं होना है। इसके बाद आता है जैसलमेर में ही डेजर्ट नेशनल पार्क। थार मरुस्थल के विभिन्न जनजीवों के लिए महत्वपूर्ण आवास है ये पार्क, और जीवों के विभिन्न प्रजातियों जैसे कि काले हिरण, चिंकारा, रेगिस्तान में पाई जाने वाली लोमड़ी, ये सब पार्क में विचरण करते हैं। लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो सारी दुनिया में सबसे बड़ी उड़ान भरने वाले पक्षियों में से एक है, यहाँ पर ही देखे जा सकते हैं। और नेशनल पार्क जैसलमेर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये जो नेशनल पार्क है ये विभिन्न पशुओं, थार के रेगिस्तान में, मतलब रेगिस्तान में जो विभिन्न प्रजाति के जो पशु हैं उनके लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि हमारा राज्य पक्षी भी है, उसके लिए प्रसिद्ध है। और ये जो नेशनल पार्क है ये जैसलमेर से 40 किलोमीटर दूर है। उसके बाद है पटवों की हवेली। इस हवेली के अंदर 5 हवेलियां हैं जो कि गुमानचंद पटवा ने अपने 5 बेटों के लिए बनवाई थी 1805 ईस्वी में। 5 बेटों के लिए और 1805 ईस्वी में बनवाई थी। इसे बनाने में 50 साल लग गए थे। जैसलमेर में सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत नक्काशीदार हवेली, यह 5 मंजिला संरचना एक सकरी गली में गर्व से खड़ी है। यद्यपि हवेली अब अपनी इस भव्य महिमा को खो चुकी है। कुछ चित्रकारों और कांच का काम अभी भी अंदर की दीवारों पर देखा जा सकता है, बाकी चीज़ें यहाँ पर अब नहीं रही हैं। उसके बाद है तनोट माता का मंदिर। तनोट माता मंदिर भाटी राजपूत नरेश तनु जी ने 828 ईस्वी में तनोट माता का मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर की मूर्ति की स्थापना की और यहाँ आसपास के सभी लोग, विशेष करके बीएसएफ के जवान, यहाँ पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते हैं। तनोट माता को सैनिकों की माता भी कहते हैं। साथ ही साथ बीएसएफ के जो लोग हैं यहाँ इस तनोट माता के मंदिर में ज़रूर पूजा अर्चना करते हैं। जैसलमेर से 120 किलोमीटर दूर तनोट माता मंदिर है। और तनोट माता मंदिर को देवी हिंगलाज का पूर्व जन्म माना जाता है। और इस निर्माण कब करवाया गया था? विक्रम संवत 828 में नरेश तनुजी या तणुराव ने। इसके बाद बात करते हैं रामदेवरा रुणेचा। रामदेवरा मंदिर रुणेचा बाबा रामदेवरा और आरामसा पीर का पुण्य स्थान है। रामदेवरा मंदिर जो है रुणेचा में स्थित है और यहाँ पर बाबा रामदेव का विशाल मंदिर है जिसको रामसा पीर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें सभी धर्मों के लोग पूजते हैं। रामदेव जी राजस्थान के एक लोक देवता हैं। इनकी छवि जो है वो घोड़े पर सवार एक राजा के समान दिखाई देती है, जिसे हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। वैसे भी राजस्थान में जनमानस में 5 पीरों की प्रतिष्ठा है, जिसमें से एक रामसा पीर का स्थान विशेष स्थान है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है रामदेवरा रुणेचा की।
तो रुणेचा में जो मंदिर है वो सभी धर्मों के लिए है, यानी कि यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता या यूँ कहें कि हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतीक माना जाता है। हिंदू इसको लोक देवता के रूप में मानते हैं और मुस्लिम इसको रामसा पीर के रूप में मानते हैं। पंच पीरों में रामदेव जी का स्थान है, जो कि पोखरण से 12 किलोमीटर दूर स्थित जोधपुर जैसलमेर मार्ग पर ये जो मंदिर है रामदेवरा ये स्थित है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मेला, इनका लक्ष्य मेला भरता है, जिसमें काफ़ी सारे लोग इस मंदिर के अंदर आते हैं। और ये मंदिर भगवान राम को समर्पित है, पर वास्तव में यह प्रसिद्ध संत बाबा रामदेव जी को समर्पित है। यह मंदिर बाबा रामदेव जी का अंतिम विश्राम स्थान माना जाता है। सभी धर्मों के लोग यहाँ यात्रा पर आते हैं। अगस्त और सितंबर के बीच रामदेवरा मेले के नाम से एक बड़ा लोकप्रिय मेला आयोजित किया जाता है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं और रात भर भक्ति पूर्वक गीत गाते हैं। और कामड़िया पंथ के जो लोग हैं वो यहाँ पर इस मंदिर में नृत्य करते हैं। 13 ताली नृत्य इस रामदेवरा मंदिर की पहचान है। 13 ताली नृत्य जो है वो कामड़ जाति के लोगों द्वारा किया जाता है और इस मंदिर में नेक्स्ट बात करते हैं हम बड़ा बाग। यह एक विशाल उद्यान है जो कि भाटी राजाओं की स्मृति में को समेटे हुए है। बड़ा बाग जैसलमेर के उत्तर में 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे बरबाग भी कहते हैं। बड़े बाग को बरबाग भी कहते हैं। इस बागीचे में जैसलमेर राज्य के पूर्व महाराजाओं की शाही छतरियां हैं। उद्यान का स्थान ऐसी जगह है जहाँ पर पर्यटकों को सूर्यास्त का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। बड़ा बाग जैसलमेर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने यहाँ एक बांध बनवाया था, जिस कारण राजस्थान जैसलमेर का काफ़ी हिस्सा हरा भरा हो गया था। उनकी मृत्यु के बाद 1743 ईस्वी में उनका पुत्र लूणकरण ने अपने पिता की छतरी बनवाई थी, जिसके बाद अन्य राजाओं की मृत्यु के बाद उनकी भी छतरियाँ यहाँ बनवाई गई। तो बड़ा बाग जो है वो उसमें सबसे पहले महाराजा जयसिंह द्वितीय ने एक बांध बनवाया था और इस बड़े बाग को बरबाग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जैसलमेर से 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और सबसे पहले यहाँ पे लूणकरण ने अपने पिता की छतरी यहाँ बनवाई। उसके बाद अन्य राजाओं की मृत्यु हुई तो उनके बाद उनकी छतरियाँ भी यहाँ बनवाई गई। उसके बाद है जालोर। जालोर को ग्रेनाइट नगरी के नाम से जाना जाता है। जालोर का किला सबसे पहले, यहाँ पर किले और महलों में ज़्यादा सजावट देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर के प्रसिद्ध जो प्रतापी शासक थे वो थे कानड़ देव सोनगरा, जिन्होंने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के कई बार दांत खट्टे किए हैं और खिलजी ने कानड़ देव से बदला लेने के लिए कई दाव पेच लगाए, परंतु अंत में वह कानड़ देव और उनके पुत्र वीरम देव की वीरता के कायल हो गए। और शहर का प्रमुख आकर्षक जालोर का किला यह वास्तुकला के प्रभावशाली प्रतीक माना जाता है। देखिए बात हो रही है यहाँ पे जालोर के किले की। तो यहाँ पर जो जालोर का किला है वो काफ़ी, इसमें कोई सजावट ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। और ये जालोर जो है, जालोर में कानड़ देव सोनगरा हुए हैं, उन्होंने कई बार अलाउद्दीन खिलजी को हराया है। और अलाउद्दीन खिलजी बार बार हारने के बाद कानड़ देव और उनके पुत्र वीरम देव के वीरता के कायल हो गए। जालोर का जो किला है उसकी वास्तुकला एक प्रभावी प्रतीक है। ये माना जाता है कि 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच इसका निर्माण किया गया था। किला लगभग 336 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी पहाड़ी के ऊपर स्थित है और नीचे शहर का अति सुंदर दृश्य पेश करता है, जो कि इसकी मुख्य विशेषता उसकी दीवार, ऊंची दीवार और उसका ऊंचा गढ़ है। इसके बाद बात करते हैं जालोर में सुंडा माता का मंदिर। अरावली रेंज में सुंदा पर्वत के ऊपर स्थित सुंदा माता मंदिर है। सुंदा माता मंदिर सुंदा पर्वत के ऊपर स्थित है। यह समुद्र तल से 1220 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। पूरे भारत के भक्तों द्वारा बहुत ही प्रसिद्ध माना गया है। यहाँ पे चामुंडा देवी की एक प्रतिमा है। मंदिर में सफ़ेद रंग के खंभे और माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर की याद दिलाता है। और इस मंदिर में ऐतिहासिक महत्व कुछ शिलालेख भी स्थित है। तो सुंडा माता के मंदिर में कौन सी देवी की प्रतिमा है? चामुंडा माता की, जो कि सफ़ेद पर संगमरमर से बनवाया गया है। और ये दिलवाड़ा के जैन मंदिरों
के जैसे ही बने हुए हैं। उसके बाद है मलिक शाह की मस्जिद। मलिक शाह की मस्जिद, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर में अपने शासनकाल के दौरान बगदाद के सुल्तान मलिक शाह के सम्मान में ये मस्जिद बनवाई थी। यानी कि मलिक शाह की जो मस्जिद है ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाई गई थी। यह मस्जिद अपनी अनूठी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। इसकी बनावट गुजरात में बने भवनों से काफ़ी प्रभावित हुई है। इसके बाद बात करेंगे हम झालावाड़ की। झालावाड़ में सबसे पहले हम बात करेंगे गागरोन के किले की। गागरोन का किला जो है ये आहू कालीसिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। गागरोन का किला अचलदास खींची जब मालवा के शासक होशंग शाह से हार गए थे तो यहाँ की राजपूत रानियों ने खुद को दुश्मनों से बचाने के लिए जौहर कर लिया था। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल 6 पहाड़ी किलों में से एक किला गागरोन का किला भी है, जो कि राजस्थान की शान है। आहू कालीसिंध नामक नदियों से घिरे इस किले की भव्य सुंदरता को अल्पकम आंकना अपलक निहारने का मन करता है। देखिए ये जो किला है ये आहू कालीसिंध नदियों के संगम पर स्थित है और गागरोन का किला एक जल दुर्ग है, जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है। किले के बाहर सूफी संत मीठे शाह के मकबरे पर मुहर्रम के दिन के महीने में वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है। सूफी संत मीठे शाह के मकबरे पर मुहर्रम के दिन वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है। गागरोन किले का निर्माण बीजल देव ने 12वीं सदी में करवाया था, किंतु 3 नदियों का संगम देखने के लिए यहाँ पर्यटन आते हैं। गागरोन किले का निर्माण किसने करवाया था? बीसल देव ने 12वीं शताब्दी में, और ये एक जलदुर्ग है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उसके बाद है भवानी नाट्यशाला। तो यहाँ पर प्रश्न आता है कि भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थित है? तो भवानी नाट्यशाला झालावाड़ में स्थित है, जिसका निर्माण 1921 में हुआ था। यह नाट्यशाला कई यादगार नाटकों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मुख्य गवाह है। माना जाता है कि संपूर्ण विश्व में ऐसी सिर्फ 8 नाट्यशालाएं हैं। शेक्सपियर के लिखे नाटक यहाँ खेले जाते थे। विदेशी पर्यटक इसे देखने में काफ़ी रुचि रखते थे। नाट्यशाला नाटक और कला जगत में स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें घोड़े, रथों के मंचन पर प्रकट होने का रास्ता, एक भूमिगत मार्ग आदि बनाया गया है, जो कि उसकी एक अनूठी विशेषता है। तो भवानी नाट्यशाला झालावाड़ में स्थित है और 1921 में इसका निर्माण हुआ और शेक्सपियर के लिखे नाटक इस नाट्यशाला में खेले जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सूर्य मंदिर की। झालावाड़ का जो जुड़वा शहर है वो है झालरापाटन, जिसे सिटी ऑफ वेल्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि घंटियों का शहर झालरापाटन। यहाँ पर बहुत से मंदिर होने के कारण सुबह शाम मंदिरों की घंटियों की स्वर लहर सुनाई देती है। 10वीं शताब्दी में बना 17 फीट ऊंचा भगवान शिव को समर्पित सूर्य मंदिर झालरापाटन के सर्वाधिक मनोरमी मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का शिखर पद्मनाभ और सूर्य मंदिर के रूप में लोकप्रिय है। उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के समान उत्कीर्ण किया गया है। यहाँ पर आदमकद मूर्तियों को देखकर पर्यटन हतप्रभ रह जाते हैं। देखिए क्या विशेषता बताइए। झालरापाटन जो है उसको सिटी ऑफ वेल्स यानी कि घंटियों का शहर कहा गया है। दूसरा, सूर्य मंदिर में आदमकद मूर्तियां देखने को मिलती हैं। तीसरी बात है कि यहाँ पर जो इस मंदिर का जो शिखर है वो पद्मनाभ या सूर्य मंदिर के रूप में लोकप्रिय है, जो कि सूर्य मंदिर उड़ीसा का जो कोणार्क सूर्य मंदिर है उसके समान है। इसके बाद बात आती है बौद्ध गुफाएं एवं स्तूप। झालावाड़ में सबसे प्रसिद्ध कोलवी गांव की प्राचीन बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रभावशाली बुद्ध की विशाल प्रतिमा और उत्कीर्ण स्तूप संरचना झालावाड़ से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भारत की कला के सर्वश्रेष्ठ जीवंत नमूने माने जाते हैं। पर्यटन विनायक और हथिया गोरा गांवों के पास गुफाओं में भी अवलोकन कर सकते हैं। बात हो रही है यहाँ पे बौद्ध गुफाओं की।
तो जो झालावाड़ में जो गुफाएं हैं वो कोलवी गांव में ये प्राचीन गुफाएं हैं, जो कि बौद्ध गुफाएं हैं। बुद्ध की विशाल प्रतिमा और उत्कीर्ण स्तूप की संरचनाएं ये सबसे प्रभावशाली हैं और भारतीय कला के सर्वश्रेष्ठ जीवंत नमूने माने जाते हैं। तो ये थी हमारे झालावाड़, हमने ख़त्म कर दिया। अब हम पढ़ते हैं शेखावाटी, सीकर, झुंझुनू और चूरू। तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको यहीं टॉपिक को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के ज़िलों की बात करेंगे। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लें। और इसके आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहें और पीछे की जो वीडियो देखनी हो तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ जा कर के वीडियो वॉच कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।